अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्सर आप सोचते होंगे कि यार ये जो ऊंट है कैमल रेगिस्तान में कई दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रहता है और इससे रेगिस्तान का बहरी जहाज भी कहा जाता है ऊंट को। या इस तरह से और बहुत सारे जानदार हैं, एनिमल्स हैं जो रेगिस्तान में, चोलिस्तान में या इस तरह से मिलते जुलते जो डेजर्ट्स जो इलाके होते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर ये एनिमल्स किस तरह से जिंदा रहते हैं, जिनमें रेट है, कैंगरू है, बहुत सारे रेप्टाइल्स के लिजर्ड्स वगैरह हैं जो कि शदीद गर्मी में रेगिस्तानों के अंदर तपती धूप में बगैर वाटर के सरवाइव करते हैं और कई दिनों तक करते हैं। तो आप अक्सर सोचते होंगे कि ये बगैर पानी के जानदार किस तरह से, एनिमल्स किस तरह से सरवाइव करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक भी करते हैं, बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं कि जो कैमल के पास, जो कैमल का जो हम्प होता है, जो कैमल में आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि एक ऊपर की तरफ से जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये पानी से भरा हुआ होता है, कैमल यहां पर वाटर स्टोर करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये कैमल या कैंगरू, रेट या और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो सहरा में, रेगिस्तानों में, या हम इंसान जो है वो अगर हमें पानी नहीं मिलता तो किस तरह से इन हालात का मुकाबला करते हैं और इन जानदारों ने रेगिस्तानों में सरवाइव करने से पहले किस तरह की एडाप्टेशंस को एडॉप्ट किया और रेगिस्तान में, सहरा में, चोलिस्तान में, डेजर्ट में सरवाइव करने में कामयाब हो गए। तो आइए आज पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स याद रखिए, एक दफा फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है द मेंटेनेंस ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदार वाटर, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स, वो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने आपसे डिस्कस किया था। आज ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, के एनिमल्स साल्ट्स, सोल्यूट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स कि ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से हमारे पास दो ग्रुप हैं एनिमल्स के। एक को हम लोग कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, दैट मींस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स। अब देखिए, ऑस्मो कन्फर्मर्स की अगर बात करते हैं तो ये दुनिया के वो जानदार हैं, वो एनिमल्स हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। इनके अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो हेग फिश इनका एग्जांपल है। बहुत सारे जो मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं वो इनके एग्जाम्पल हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स के। ये दुनिया के वो जानदार हैं जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हो गई ना आप सरप्राइज कि सर दुनिया के क्या ऐसे एनिमल्स भी हैं क्या जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो वाटर और सॉल्ट सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और उन जानदारों को, उन एनिमल्स को हम लोग ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। देखिए, इनके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एग्जैक्टली बाहर के एनवायरनमेंट जैसा होता है। तो ये आइसोटोनिक होते हैं, मतलब इनके जो इंटरनल जो बॉडी के फ्लूइड होते हैं वो स्टूडेंट्स आइसोटोनिक होते हैं, मतलब बाहर की तरह का ये अपना बॉडी का फ्लूइड, बॉडी का एनवायरनमेंट बना लेते हैं। तो इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया कि इसके एग्जांपल्स में हमारे पास हेग फिश, इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत सारे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, अकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं, जेलीफिश है और इस तरह के बहुत सारे जो है वो मोलस्कन्स हैं जो बेस्ट एग्जांपल हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की। तो आज का टॉपिक हमारा ऑस्मो कन्फर्मर्स नहीं है, बिकॉज इनको तो जरूरत ही नहीं है ऑस्मो रेगुलेशन की। तो जैसा कि हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटर्स। दैट मीन्स दुनिया के वो एनिमल्स जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, जिन्हें वाटर, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, उन एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स
किन्हें कहा जाता है और ये किस तरह से वाटर साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एडाप्टेशंस की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो खुश्की के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से वाटर और साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, बिफोर दिस हम जरा एक्वेटिक लाइफ को देख लें। तो एक्वेटिक लाइफ की अगर बात करते हैं, वो जानदार जो पानी में रहते हैं वो अपने वाटर साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं, जरा सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर मैंने दो तरह के एनिमल्स बनाए हैं, बिकॉज वाटर के अंदर भी, एक्वेटिक लाइफ के अंदर भी हमारे पास दो तरह की जिंदगी होती है। एक है हमारे पास मरीन वाटर की लाइफ और दूसरी हमारे पास फ्रेश वाटर की लाइफ। देखिए, फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि हमारे पास पॉन्ड्स, डिचेस, जितने भी वाटर रिजर्वायर होते हैं, लाइक डैम हो गया, लेक हो गई और इस तरह से नहरें हो गई, चश्मे हो गए या दरिया हो गए, इन तमाम जो वाटर रिजर्वायर होते हैं इस तरह के, उन्हें हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और मरीन वाटर कहा जाता है ऐसे पानी को जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जो समंदरों में पाया जाता है, सी और ओशन में पाया जाता है, और सी और ओशन के पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने इनको अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है, मरीन वाटर एनिमल्स को या फिशेस को, और फ्रेश वाटर चूंकि वहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती, सिर्फ पानी मौजूद होता है, तो इसलिए, या साल्ट कम होता है, तो इसलिए हम फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन अलग से पढ़ते हैं। याद रखिए कि यहाँ के एनिमल्स, मरीन एनिमल्स यहां पर सरवाइव नहीं कर सकते, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि वो डेड भी हो जाएं। और अगर फ्रेश वाटर फिश को हम लोग मरीन वाटर के अंदर डालेंगे तो भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, बिकॉज हर जानदार का एक अपना हैबिटेट होता है, हर जानदार का एक अपना एनवायरनमेंट होता है रहने के लिए। और अगर फ्रेश वाटर की फिश मरीन वाटर में जाएगी तो मरीन वाटर में बहुत ज्यादा साल्ट पाया जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मरीन वाटर की फिश को हम फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो डालेंगे तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोनों अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो किस तरह से वाटर साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, आइए आज देखते हैं। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, दुनिया के कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो दोनों तरफ सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करने जा रहे। हम रेस्पेक्टिवली सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रेश वाटर फिश किस तरह से सरवाइव करती है या मरीन वाटर फिश किस तरह से सरवाइव करती है। बिफोर दिस आपको एक मजे की बात बताऊं कि हम बड़े एनिमल्स की बात बाद में करते हैं, आपको एक और बात बताऊं कि ये जो यूनिसेल्युलर जानदार होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं, आपको पता है। और ये वाटर के अंदर जाहिर सी बात है जो है जब मौजूद होंगे यूनिसेल्युलर जानदार, तो फिर ये वाटर की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसका सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये है कि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो वाटर जब हायर कंसंट्रेशन से मूव करता जाएगा टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वाटर जाता जाएगा, और उसके बाद जब वो फिल हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में मूव करता हुआ दूसरी साइड से सेल मेम्ब्रेन से जो है वाटर को एक्सक्रिएट आउट कर देगा। तो इस तरह से जो यूनिसेल्युलर जानदार होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए कंसंट्रेशन को, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। जरा आइए अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में सबसे पहले हमारे पास फ्रेश वाटर फिश की बात करते हैं। मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई है फ्रेश वाटर फिश की। देखते हैं कि ये जो है वाटर साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करती है। फ्रेश वाटर मैंने आपको बताया कि ये वो पानी है जिसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इन फिश के लिए वाटर प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये तो है ही वाटर के अंदर, पहले से ही वाटर के अंदर मौजूद है। जितना पानी फिश के अंदर जाएगा उतना ही वाटर ये जो है अपने यूरिन में एक्सक्रिएट आउट करेगी, जितना पानी, बिकॉज हमें पता है हायर कंसंट्रेशन से वाटर मूव करता है टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। बाहर पानी ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो ये जानदार क्या करते हैं, ये फिशेस क्या करती हैं फ्रेश वाटर की, कि ये
उस वाटर को यूरिन में एक्सक्रिएट आउट कर देती हैं, उस ज्यादा वाटर को जो है, ताकि इनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। तो इनका जो यूरिन होता है स्टूडेंट्स, वो डाइल्यूट यूरिन होता है। दैट मींस ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट्स और सोल्यूट्स कम हो लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो ऐसे यूरिन को डाइल्यूट यूरिन कहा जाता है। अच्छा, अब इन फिशेस के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये आयंस, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स कहां से लाएं। इनको पानी तो बड़ी आसानी से मिल रहा है, ये तो वैसे ही पानी के अंदर मौजूद है, तो इनके लिए साल्ट्स का इश्यू है कि साल्ट इनके लिए कहां से आए। तो आपने दो चीजें जहन में रखनी है स्टूडेंट्स, कि एक, ये अपने फूड से साल्ट्स हासिल करती हैं, इनको जो भी चाहिए, जिस तरह के भी साल्ट्स चाहिए, आयंस चाहिए या सोल्यूट्स चाहिए, वो जो फूड ईट करती हैं उनमें से ये साल्ट्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि अंदर बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। कुछ ही हद तक, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कुछ आयंस और साल्ट्स को अपनी गिल्स में से भी स्पेशल तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि अपने गिल्स में से, ये गिल्स हैं इनकी, तो गिल्स में से भी इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके जरिए से ये आयंस को या फिर साल्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ताकि इनके बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। अगर आप मुझसे पूछें कि सर फ्रेश वाटर जो फिश होती है उसके बॉडी का इंटरनल फ्लूइड क्या होता है, किस तरह का होता है, तो हमने यहां पर मेंशन कर रखा है कि फ्रेश वाटर फिश की जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक, यस एग्जैक्टली, बिकॉज के अंदर की तरफ जो है वो याद रखिए कि साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए बाहर से वाटर जो होगा वो मूव करने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ आएगा, और वाटर अंदर की तरफ जब ज्यादा होने लगेगा तो ये फिश क्या करेगी, उस एक्सेस वाटर को अपने यूरिन में एक्सक्रिएट आउट कर देगी। तो इससे क्या होगा कि जो यूरिन होगा वो मैंने आपको पहले बताया डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा। तो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। दैट मींस इसमें अंदर की तरफ साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर की तरफ पानी ज्यादा होता है। तो पानी जो है वो जब इसके बॉडी में अंदर आएगा तो फिर क्या होगा कि ये उस एक्सेस वाटर को रिमूव करने की कोशिश करेगी। और याद रखिएगा इसमें इससे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज के वाटर अंदर से जब बाहर जाएगा तो याद रखिएगा उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस फिश को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी वाटर को एक्सक्रिएट करने के लिए। तो एक्टिव जो है वो प्रोसेस होगा, एक्टिव आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होगी, जिसमें एनर्जी एटीपी खर्च करने पड़ेंगे इस फिश को, और एक्टिव तरीके से जो है ये वाटर को एक्सक्रिएट आउट कर देगी। तो ये था हमारे पास फ्रेश वाटर फिश की कहानी। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मरीन फिश की, मैंने आपको पहले बताया कि मरीन सी और ओशन जहां पर वाटर के अंदर साल्ट्स की मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्टी वाटर होता है, वहां पर जो एनिमल्स जो होते हैं वो या फिश जो होती है वो किस तरह से सरवाइव करती है या अपने साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मरीन फिश के इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल फ्लूइड है, मरीन फिश की बात हो रही है स्टूडेंट्स, वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक का मतलब ये है, आपने जहन में रखना है, मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि इस अंदर की तरफ वाटर जो है वो कम है, और बाहर की तरफ अगर बात करेंगे तो बाहर की तरफ साल्ट ज्यादा है। तो इस फिश के लिए वाटर प्रॉब्लम है, इसके लिए साल्ट प्रॉब्लम था। एक दफा फिर से सुनिएगा कि जो फ्रेश वाटर फिश थी इसके लिए पानी प्रॉब्लम नहीं था, इसके लिए साल्ट प्रॉब्लम था कि ये साल्ट किस तरह से अरेंज करेगी। बिकॉज वाटर तो अंदर आएगा, जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर यूरिन में एक्सक्रिएट आउट कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी, तो इससे डाइल्यूट यूरिन जो होगा वो पैदा होगा। तो इसके लिए साल्ट का प्रॉब्लम था। ये साल्ट जो है मैंने आपको बताया कि जो इसके ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशल जो ग्लैंड्स होते हैं साल्ट और आयंस, उन ग्लैंड से ये एब्जॉर्ब करती हैं। किसी हद तक ये भी कहा जाता है कि ये अपने स्किन से भी जो है साल्ट को एब्जॉर्ब करती हैं, और किसी हद तक जो है जो बॉडी सरफेस होती है इनकी, वहां से भी कुछ साल्ट्स, आयंस और वाटर को जो है डिफ्यूज करके जो है आप कह सकते हैं इन और आउट किया जाता है कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर बात करेंगे हम मरीन फिशेस की,
तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या है? इनके लिए प्रॉब्लम है वाटर, बिकॉज के साल्ट तो बहुत ज्यादा है सराउंडिंग में, ये पानी कहां से ले आए? अगर पानी लेने की कोशिश करेंगी तो साथ में सॉल्ट भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, और वो इतना ज्यादा सॉल्ट होता है कि ये उससे मेंटेन कैसे करेंगी? तो ये देखते हैं कि इनके लिए सॉल्ट प्रॉब्लम है और ये सॉल्ट को किस तरह से मेंटेन करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो मरीन फिशेस होती हैं, मैंने आपको पहले बताया कि इनका इंटरनल एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि अंदर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से जो साल्ट होगा, जो एक्सेस साल्ट होगा, वो अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो फिशेस होती हैं ये कंटिन्यूसली वाटर को ड्रिंक करती रहती हैं, ताकि इनको वाटर की सख्त जरूरत होती है। सॉल्ट तो पहले से मौजूद है, तो कंटिन्यूस वाटर को जब ड्रिंक करेंगी तो सॉल्ट भी ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, बिकॉज कि वाटर सॉल्टी है। अब जब सॉल्ट अंदर चला जाएगा तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्ट का। अब सॉल्ट को मेंटेन करते हैं, देखिए इनकी गिल्स में, यहां पर मैंने मेंशन किया है ये इनकी गिल्स हैं, तो इनकी गिल्स में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। उन ग्लैंड्स में से, उन स्पेसिफिक सेल्स में से ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके, जो अंदर सॉल्ट आया, जो इन्होंने ड्रिंक किया, वो सॉल्ट इन्होंने स्पेशल तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद गिल्स में से एक्सक्रिएट आउट कर दिया। तो ये एक्सेस जो सॉल्ट होता है माउथ में अंदर जाने के बाद गिल्स में से एक्सक्रिएट आउट कर देती हैं। तो इस तरह से किसी हद तक सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी बॉडी के अंदर और भी सॉल्ट जाएगा। उस सॉल्ट के लिए इनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, ये स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स हैं जो इनकी बॉडी के अंदर पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होते हैं। तो इन जो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सेस सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके अंदर की तरफ, जो बॉडी में ज्यादा अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो गई तो उस ज्यादा सॉल्ट को जो है ये ग्लैंड्स जो है वो आप समझें कि एक्यूमुलेट करके, जमा करके सॉल्ट को, और फिर जो है बॉडी में से एक्सपेल आउट कर देते हैं, बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं उस एक्सेस ज्यादा सॉल्ट को। तो इनका जो यूरिन होगा, दैट मींस मरीन फिशेस का, वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, और ये ऐसा यूरिन है कंसंट्रेटेड यूरिन जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दैट मींस पानी कम होगा, ये ग्रीन मेंशन करता है साल्ट को, और ये ब्लू मेंशन कर रहा हूं मैं वाटर को। तो वाटर की कंसंट्रेशन इनके यूरिन में कम होगी और साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो देखिए इन फिशेस ने दो तरह से साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया। एक कि इन्होंने गिल्स में से साल्ट को जो है वो रिमूव किया, दूसरा इसके बावजूद अगर बॉडी में अंदर की तरफ और ज्यादा साल्ट हो जाता है तो उस साल्ट को रेक्टल ग्लैंड्स स्पेशल तरीके से जो है वो जमा करके, स्टोर करके, और फिर यूरिन में एक्सपेल आउट कर देते हैं उस एक्सेस साल्ट को। तो इनका यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाता है। इस तरीके से ये अपनी जिंदगी गुजारती हैं ये फिशेस, और ये साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं। स्टूडेंट्स देखिए एक बड़ी अजीब बात है कि कुछ फिशेस हैं जैसे शार्क हैं या रेज फिशेस। अब ये कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनके बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, मतलब ये हैं तो मरीन, ये समुद्रों में रहती हैं फिशेस, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनके बॉडी का जो एनवायरनमेंट है अंदर की साइड का, ये आपको बताऊं कि हाइपरटोनिक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हैं तो मरीन लेकिन हाइपरटोनिक इनका इंटरनल एनवायरनमेंट है। देखिए फ्रेश वाटर फिशेस की तरह, लेकिन ये रहती कहां पर है, ये मरीन वाटर में, समुद्रों में, सी में, जिसमें शार्क है, जिसमें रेज हैं। अब ये अगर हाइपरटोनिक इनकी बॉडी का सॉल्यूशन है तो इन्होंने कैसे बना लिया, इन्होंने ये सिचुएशन किस तरह से पैदा कर ली? उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो शार्क या रेज होती हैं, इनका जो यूरिया होता है वो यूरिया, उसके अंदर ये स्पेशली कुछ टॉक्सिक मटेरियल को, कुछ साल्ट्स को और कुछ आयंस को स्टोर कर लेती हैं। क्या मतलब ये ऐसे मॉडिफाइड इनकी किडनीज होती हैं कि जिसके जरिए से ये क्या करती हैं कि बहुत ज्यादा साल्ट, बहुत ज्यादा आयंस, बहुत ज्यादा कुछ केमिकल्स
ये अपने पास अंदर की तरफ स्टोर करके अंदर का जो बॉडी का इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक बना लेती हैं और फिर इन्हें परेशानी नहीं होती, मतलब इनका जब इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक बन जाता है एज कंपेयर टू बाहर के, बिकॉज ये मरीन में मौजूद है। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना लेती हैं, अंदर का फ्लूइड बना लेती हैं, अंदर का इन्वायरमेंट बना लेती हैं। आप कहेंगे सर जब इस तरह का जो यूरिया होगा तो इनकी बॉडी के लिए तो बड़ा खतरनाक होगा, बिकॉज कि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होंगे, बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होंगे। जी एग्जैक्टली उनकी बॉडी के लिए नुकसानदेह। लेकिन फिर उस यूरिया से खुद को महफूज करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा यूरिया बनाया जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन इन्होंने कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो इनके यूरिया, इनको टॉक्सिक जो यूरिया है उसे महफूज रखने के लिए इनके पास एक और केमिकल कंपाउंड होता है जिसे ट्राइमेथिलेमाइन ऑक्साइड कहा जाता है। एक दफा फिर से सुनिए कि ट्राइमेथिलेमाइन ऑक्साइड ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, ट्राइमेथिलेमाइन ऑक्साइड ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो इनके टॉक्सिक या खतरनाक जो पॉइजनस इनका यूरिया है उससे इनको महफूज रखता है ये केमिकल कंपाउंड। तो ये जो शार्क्स या रेज हैं ये फिर मरीन वाटर के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने के बावजूद सरवाइव कर जाती है। अच्छा जनाब, ये तो था हमारे पास जो है वो एक्वेटिक लाइफ का आप कह सकते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ थी उसकी ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन स्टूडेंट्स आइए अब डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। खुश्की के जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कैमल, रेट जो है वो कैंगरू, इसके अलावा इंसान और बहुत सारी सहराओं में, रेगिस्तानों में, चोलिस्तान के अंदर लिजर्ड्स मौजूद होती हैं, स्नेक्स मौजूद होते हैं, रेप्टाइल्स की फॉर्म में इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, खुश्की के एनिमल्स होते हैं। वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को, वाटर और साल्ट सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो एडाप्टेशंस लिखी हैं, ये मैं आपको समझाता हूं कि उन्होंने जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन्होंने वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को कंज्यूम करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए, वाटर को महफूज करने के लिए क्या इकदामात किए, क्या एडॉप्टेशंस एडॉप्ट की, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एडॉप्ट किए। जाहिर सी बात है टेरेस्ट्रियल एनिमल है, इनके लिए वाटर प्रॉब्लम होगा कि ये पानी कहां से लाएंगे, क्या पता 3-4 दिन तक इनको पानी नहीं मिले, क्या पता इनके लिए पानी जो है 8-10 दिन तक नहीं मिले, 15-20 दिन तक इनको नहीं मिले। तो फिर ऐसे में वाटर की कंसंट्रेशन को ये कैसे मेंटेन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को एडॉप्ट किया। सबसे पहले वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स बनाई। देखिए वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपनी जो स्किन होती है वो वाटर प्रूफ कर ली, एक्सटर्नल जो कवरिंग्स होती हैं बॉडी की वो वाटर प्रूफ कर ली। वजह वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स इसलिए कर दी ताकि अंदर जो पानी है वो बाहर की तरफ एवापोरेट ना हो जाए, वो बाहर की तरफ निकल ना जाए, वो बाहर की तरफ जाया ना हो जाए बॉडी में से, बिकॉज वाटर हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर पानी अंदर में ज्यादा होगा, बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो वो मूव करेगा बाहर की तरफ। तो इसलिए इन एनिमल्स ने वाटर प्रूफ जो है एक्सटर्नल कवरिंग्स बना ली। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो मोस्ट प्रोबेबली उनके पास केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, केराटिनाइज्ड स्किन बना ली। दैट मीन्स मैं आपको बताता चलूं कि केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के जरिए इन्होंने अपनी स्किन को वाटर प्रूफ बना लिया। और जो इंसेक्ट होते हैं उन्होंने क्यूटिकल अपने ऊपर बना लिया, ये भी एक वाटर प्रूफ कवरिंग है जिससे उनके अंदर जो वाटर होता है वो जाया नहीं होता और महफूज रहता है। एक तरीका ये था वाटर को महफूज करने का। दूसरा स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब देखिए ये बड़ी काम की बात है, सॉलिड वेस्ट की बात जो हो रही है ये रिलेटेड है कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से। स्टूडेंट्स देखिए कि स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट से मतलब ये है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फीसेस होते हैं, जो स्टूल होते हैं, जो बाथरूम की बात कर रहे हैं हम लोग, लेट्रिन की बात हो रही है इस वक्त, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है मेरे स्टूडेंट्स वो हमारे रेक्टम में जाकर स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ लोकेशंस पर स्टोर होता रहता है। वजह
ताकि वो जो सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर जितना भी वाटर मौजूद है वो एब्जॉर्ब करे, बॉडी एब्जॉर्ब करे। आपको पता है वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाए और जो अंदर बॉडी की जो जरूरत है पानी की मेंटेन करने की, वाटर को मेंटेन करने की, उस जरूरत को पूरा किया जा सके। तो इस तरह से जो हमारे फूड के अंदर जो हम खाते हैं उसके अंदर जितना भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर आप पानी कम पिएंगे तो पानी कम पीने से क्या होगा कि जो सॉलिड वेस्ट होगा उसमें से जब वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो आपने पहले भी पानी कम पिया था तो बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही थी, वाटर की कमी हो रही थी। बॉडी ने, ब्रेन ने मैसेज किया कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उससे क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो जिससे आप कब्ज कहते हैं। वो वेस्ट मटेरियल, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बॉडी में से एक्सपेल नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम करेगा। और कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा तो पाइल्स हो जाएंगे, पाइल्स हो जाएंगे तो और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए याद रखें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जितना ज्यादा पानी पी सकें। अपने पास बोतल रख लें, उसे खोलकर बार बार पानी पीते रहें ताकि आपकी बॉडी के अंदर वाटर की भी कमी ना हो, कभी भी कमी ना हो। तो पानी की अगर कमी हो जाती है तो आपको पता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम ये है, अभी कोविड-19 कोरोना वायरस का जो है वो सीजन चल रही है, तो इसमें भी बताया जा रहा है कि अपने बॉडी के अंदर पानी और नमकियात की कमी ना होने दे, पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी ना हो। तो स्टूडेंट्स पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और घर के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं अगर उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, तो उन्हें कहें पानी ज्यादा पिए। बुजुर्ग लोग को क्या करते हैं, बूढ़े लोग या जो ओबेसिटी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं यार पानी पिएंगे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, कौन रात को उठेगा जाएगा और वॉशरूम पता नहीं लाइट है नहीं है, बूढ़े लोग और फिर ऊपर से ओबेसिटी, तो वो परहेज करते हैं, पानी कम पीते हैं सिर्फ इस वजह से कि बार बार वॉशरूम न जाना पड़े, डिस्टर्बेंस परेशानी ना हो। उनमें जोड़ों में दर्द होता है, उनको फिर सपोर्ट हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। तो जब ऐसे लोग पानी कम पीते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है और फिर वो दवा पर चले जाते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं, दायमी कब्ज में चले जाते हैं। तो प्लीज उन्हें समझाइए कि आपको भले कितनी दफा भी जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़े लेकिन पानी ज्यादा पिए अगर आपने कब्ज से बचना है। कब्ज से बचने के और भी तरीके हैं, मैं किसी दिन और लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक ये भी है। तो सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में स्टोर होते हैं बिकॉज उसमें से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके और अगर बॉडी में वाटर की कमी हो रही है तो उससे पूरा किया जा सके। अगर वाटर ज्यादा होगा तो सॉलिड वेस्ट में वाटर स्टे करेगा और फिर ये सॉलिड नहीं होगा और ये जो है बाहर बॉडी में से एक्सपेल आउट होने में आसानी होगी। इसके बाद हमारे पास यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की कि ये जो कैमल होता है इसका जो हम्प होता है, इसके ऊपर आपने देखा एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम्प कहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि इसमें ये वाटर स्टोर करता है। नहीं स्टूडेंट्स, इसमें वाटर स्टोर नहीं करता, इसमें फैट मौजूद होता है। तो ये कैंगरू, ये कैमल, ये रेट या बहुत सारे और जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं, जो रेगिस्तानी, चोलिस्तान और सहरा के एनिमल होते हैं जहां पानी की कमी होती है, ये जानदार अपने बॉडी का फैट यूज करते हैं। और जब ये फैट यूज करते हैं तो उससे जो है उस फैट के मेटाबॉलिज्म से जो इनके बॉडी के अंदर फैट मौजूद होगा उससे जब वो ब्रेक करेंगे, फैट को स्टोर्ड होता है इनकी बॉडी के अंदर फैट, तो उस फैट को जब ये यूज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसमें से वाटर निकलता है मेटाबॉलिज्म में से और उस मेटाबॉलिक वाटर को ये बार बार यूज करते हैं। तो वो वाटर इनकी ब्लड में चला जाता है और फिर इन्हें एक्सेस वाटर की या बाहर से आने वाले वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दफा इन्होंने पानी पी लिया और एक दफा इनके पास फैट स्टोर हो गया, अब ये रेगिस्तान में चले गए, 8 दिन 10 दिन जब तक ये चलते रहेंगे इनके बॉडी का फैट ब्रेक होता रहेगा। उस फैट में से जो वाटर निकलेगा, फैट की मेटाबॉलिज्म में से, उस वाटर को रिपीटली जो है वो यूज करते रहेंगे। तो इनको किसी दूसरे वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनको कोई सचेज प्यास भी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल भी वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वाटर की जरूरत पड़ती है लेकिन एज कंपेयर टू दूसरे एनिमल के इनको कम जरूरत पड़ती है। ये आसानी से सरवाइव कर जाते हैं बिकॉज के ये फैट को यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टोरिंग द वेस्ट।
अब ये जो वेस्ट है इसकी बात हो रही है यूरिन, दैट मीन्स कि हमारी किडनी के अंदर, एनिमल्स की किडनी के अंदर, या हम ह्यूमन की बात करें कि किसी हद तक यूरिन स्टोर रहता है। उस यूरिन से स्टोर रहने से मुराद ये है कि ये अगर स्टोर रहेगा यूरिन तो उसमें जितना भी वाटर होगा, अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो रही है तो यूरिन में से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए, रीएब्जॉर्ब किया जाए। ये किडनी का काम होता है कि किडनी को मैसेज आता है एक हार्मोन के जरिए, मैं आगे चलकर आपको एक्सक्रिएशन में पढ़ाऊंगा, उस हार्मोन के जरिए किडनी को ये ऑर्डर किया जाता है कि आप वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करें, आप यूरिन में से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करें, बॉडी में वाटर की कमी हो गई है। तो जब यूरिन में से वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा तो यूरिन का अमाउंट कम रह जाएगा और वाटर पूरा बॉडी के अंदर वापस चला जाएगा। तो इसलिए इन्होंने, इन एनिमल्स ने ये कैरेक्टर भी अडॉप्ट किया कि अपने वेस्ट को, अपने जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो यूरिन होता है, उसको भी बॉडी के अंदर स्टोर कर ले ताकि जरूरत पड़ने पर हम वहां से वाटर को दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लें। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने अडॉप्ट किए थे। आई होप सो कि आपको अब चीजें जो है आसानी से समझ में आ गई होंगी। आपने जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को समझ लिया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे एक्सक्रिएशन, जो है वो एनिमल्स एक्सक्रिएशन के टॉपिक पर चले जाएंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा किडनी एंड सो ऑन, जो बहुत सारी और चीजें हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।